इटावा में हुआ पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया। इटावा में आज इटावा लोकसभा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की अध्यक्षता में पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन द्वारा ऑफिस का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। वहीं इटावा आगमन पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इटावा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है, जहां से 5 बार मुख्यमंत्री और 1 बार कोई रक्षा मंत्री भी रहा। लेकिन यह इटावा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट ऑफिस इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के द्वारा बनवाया जा रहा है। ओबीसी महिला आरक्षण पर विपक्ष का हमला बोलते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही है जो ऐसे कानून ला सकता है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनकी 2 मंत्री जेल में हो और जो मुख्यमंत्री से ये कहे कि मैं सरकारी संसाधन नहीं लूँगा, उनके घरों में लगभग 45 करोड़ के पर्दे लगवाए जाते हैं। पहले सैफई से ही पूरा राज्य चलता था। अखिलेश यादव को केवल अपना परिवार दिखाई देता है। अगर परिवार ना दिखाई देता तो इस बार मैनपुरी से कोई और यादव की बेटी को लड़ा देते, अपनी पत्नी को ही क्यों लड़ाया। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि जिस प्रकार 2014 में आए थे उसी प्रकार फिर से आएंगे, लेकिन गठबंधन ठगबंधन है। पिछली बार भी मायावती के साथ चुनाव लड़े थे और मोदी जी का गठबंधन गरीबों का है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। ईमानदारी से बताओ, आपके गांव में कोई गुंडा तो नहीं है? तो कोई हाथ नहीं उठाता, हाथ हिला करके मना करते हैं कि कोई अब गुंडा ही नहीं है। गुंडाई समाप्त हो गई है पूरी तरह से, कब्जे समाप्त हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी पर जमीन पर किसी जबर का कब्जा होगा, उसको हमें 7 दिन में हरारत में खाली करा के देना है। ये प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बात कही। हमें करता आज देश जनता की सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आज जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जनता की समस्या। हरिओम। बोले भारत माता की। क्या आपको विदेश नहीं जाना क्या? जोर से बोलिए और आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी को धन्यवाद दीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय की सोच के तहत प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट बनवाने में सुविधा हो, ऐसे पासपोर्ट ऑफिस के उद्घाटन के पावन अवसर पर 2009, 2014, 2019 से लगातार जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और किसी को बुला सकते थे, लेकिन उनका प्यार, उनका स्नेह और इटावा वालों का स्नेह भी मुझे बार बार आपके इटावा में खींच के लाता है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे पूर्व सांसद आदरणीय रघुराज साथ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल मोहन जी, जब भी वो बुलाते मैं चली आती हूँ। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे देवतुल्य बंधुओं, मेरे पत्रकार भाइयों, उपस्थित जिले के अधिकारीगण, यह जो आपको सुनहरा अवसर मिला है, मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि शायद इटावा में मेरा ही जिला पीछे था। इटावा में बहुत पहले पासपोर्ट ऑफिस हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से तो उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री ही नहीं, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, सरकार में रहे हैं। उसके बावजूद भी इटावा में पासपोर्ट ऑफिस रामशंकर कठेरिया जी को खुलवाना पड़े, तो मुझे लग रहा है कि जनता के प्रति किसकी ज्यादा हमदर्दी है, ये दिखाई पड़ता है।
मेरे यहाँ तो 19 के पहले खुल गया था, लेकिन आप आगरा में पहले खुलवाए, अब आपने इटावा में खुलवाया है। इसके 2-3 कारण मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं विधायक बनी तो मुझे लगा कि पासपोर्ट मुझे बनवा के रखना चाहिए। मैं कानपुर गई तो कानपुर में पता है आपको, विधायक को भी 6 महीने लग गए थे। 6 महीने के बाद मुझे पासपोर्ट मिल पाया था। और मेरे से जो और अन्य लोग पहुंचते हैं तो उनको पासपोर्ट बनवाने में पहले दलालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये दलालों के चक्कर लगाने के कारण ही बहुत सारे लोग पासपोर्ट नहीं बनवा पाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां हर चीज सुगम और सरल सहज तरीके से लोगों को सुविधाएं मिल सके, आपको ऑनलाइन करना है, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। और परेशान तो दलाल ही होंगे, जनता परेशान नहीं होगी निश्चित। आज पूरा विपक्ष परेशान है, वो देश की जनता के लिए परेशान नहीं है, गरीबों के लिए परेशान नहीं है, वो परेशान है उनका पूरा का पूरा कुनवा, पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार हो गया है, इसलिए परेशान है, आपके लिए परेशान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बैठे बैठे मैं कई बार सोचती हूँ, माननीय रामशंकर कठेरिया जी भी मंत्री रहे हैं, चिंता नहीं की ना उनको एकत्रित करने का काम किया। अभी माननीय रामशंकर कठेरिया जी जो कि मेरे पास विभाग आवास का, उसकी चर्चा कर रहे थे, तो मैं जब मुझे ये विभाग मिला तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। सन 83 की घटना मुझे याद आ गई। मैं सन्यासी हो चुकी थी। एक कार्यक्रम से सुमेरपुर हमीरपुर जिले में पड़ता है, तो हमने सुना यहाँ इंदिरा गांधी जी को आना है। सुना था, सांसद भी नहीं जानते थे, विधायक भी नहीं जानते थे, सुना था कि देश की प्रधानमंत्री जी आ रही हैं। रोड में हम लोग खड़े होकर सुनने लगे। पहली स्पीच में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा कि हम देश की गरीबी दूर करेंगे, देश के गरीबों को मकान देंगे। बंधुओं, ये घोषणा, ये नारा 14 तक चलता रहा। गरीबों की गरीबी कैसे दूर की जाती है? झोपड़ी में बैठ के रोटी खाने से दूर नहीं होती है। गरीब की झोपड़ी खत्म करके उसको पक्का मकान देने से गरीबी दूर होती है। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 करोड़ गरीबों को हमने दिया शहरी आवास छोड़ करके 9 सालों में। कितना अंतर होता है? गरीब की गरीबी दूर करने का तरीका क्या है? वो सिर्फ घर में छत अकेले नहीं दी, उसको शौचालय भी दिया, उसको लाइट भी दी, उसको गैस भी दिया, उसको आयुष्मान कार्ड भी दिया, और उसको रोजगार के लिए रेडी पटरी में भी काम करता है तो उसको मुद्रा लोन लेकर के काम करने का अवसर भी दिया। यदि और क्षेत्र में काम करने वाली भी चीज बाहर से नहीं, हम अपने किसानों के दम पर 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं और दूसरे देशों को दे रहे हैं। आज पाकिस्तान की हालत। आज आपका इटावा में आगमन हुआ है और पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। इटावा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जनपद है। जिस इटावा ने उत्तर प्रदेश को 5 बार मुख्यमंत्री दिया, लेकिन वो इटावा जो गृह मंत्री भी रहे हों केंद्र सरकार में, वो इटावा में रामशंकर कठेरिया जी को पासपोर्ट ऑफिस खुलवाना पड़े, तो मुझे लग रहा है कि देश की जनता के प्रति ये लोग कितने गंभीर है, इससे समझ में आता है। हाँ, अपने परिवार के लिए, अपने सफाई के लिए किया, लेकिन कम से कम जिस जनता ने चुना, जिस जिले के नाम से जाने जाते थे, ये तो जब गृह मंत्री तभी पासपोर्ट ऑफिस खुल जाना चाहिए था। लेकिन ये सौभाग्य आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी को मिलना था, जनता की सेवा करने का अवसर मिलना था। उन्होंने यहाँ पासपोर्ट ऑफिस का आवेदन किया, सरकार ने स्वीकृत किया,
उसके उद्घाटन के पावन अवसर पर आई हूँ। इटावा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी को, अपने भारत सरकार के मंत्री जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि ऐसे गाँवों में, ये तो बड़ा जिला है मेरा, जहाँ फतेहपुर जैसे जिले में भी पासपोर्ट ऑफिस बन जाए तो ये मोदी जी कर सकते हैं। हर नागरिक को हर सुविधा सरलता से उपलब्ध हो, यह मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो आज मुझे इटावा में आने का अवसर मिला, बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आई हूँ। मैं अपने इटावा के सभी कार्यकर्ताओं का, और आप भी मेरे कार्यकर्ता हैं, आप भी मेरे परिवार के ही हैं, क्योंकि पत्रकार कोई अलग से नहीं होते हैं। देश के विकास में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि हम में कहीं कमियां हैं, आप उजागर करते हैं तो उन कमियों को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आपको चौथा स्तंभ बोला जाता है। देश के लिए आप दर्पण की तरह काम करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दर्पण को धूमिल करके देखते हैं, इसका जरूर ध्यान रखिए। मुझे लग रहा है कि आज मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं, शायद इस तेज गति से काम हुआ होता। 10 साल जो यूपीए गवर्नमेंट के रहे वो घोटालों के नाम से जाना गया, लेकिन ये 9 साल 9.5 साल मोदी जी के विकास के नाम से हमेशा जनता याद करेगी। मंत्री जी, जाति जनगणना बिहार में जारी कर दी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाह रही है, क्या कहना लग रहा है? देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ, मैंने बिहार वालों से बहुत बात की है। देखिए, मैं जाति पर, यद्यपि मैं संत हूँ, किसी जाति पर विश्वास नहीं करती और ना मोदी जी करते। मोदी जी ने कहा गरीबों की एक जाति गरीब, जब तक गरीबों की गरीबी दूर नहीं होगी तो हम देश को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे सपोज मान लीजिए वहाँ निषादों की जनगणना की, तो किसी को मल्लाह की सूची में डाल दिया, किसी को सैनिक की सूची में डाल दिया, किसी को किसी सूची में डाल दिया। यदि सबको सामूहिक रूप से गिनती करते तो समझ में आता कि वहाँ कितने लोग हैं। अर्थात वहाँ जातियों, जो एक समाज है, उनको भी बांटने का कुछ रचा है। तो मैं ये सिर्फ इतना भी दिखावा के लिए किया गया है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हुआ है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं हुई है। यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे स्पष्ट कहा है गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जिसको आगे आने के लिए देश की सरकार कर रही है। जाति जनगणना इसलिए मांग जो कर रहे हैं उनकी नियत में ही खोट है। मंत्री जी, 27 साल तक अभी तक महिला आरक्षण का मुद्दा संसद में उठता चला आ रहा है। इस बार भी महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है, लेकिन विपक्ष इसके समर्थन में है। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण का दिया जाना। देखिए, जो कांग्रेस लाई थी, ठीक है ना, उसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं, सिर्फ महिला, आप तो मेरे से पहले भी सांसद रहे, सिर्फ उसमें महिला विधेयक ले करके, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब भी सदन के अंदर बिल आया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सपोर्ट किया है। उन्हीं के लोग नहीं सपोर्ट कर पाए, अर्थात नियत ही नहीं थी इस बिल को लाने के लिए। और मुझे उम्मीद है ये महिला बिल जो आया है, मुझे मोदी है तो मुमकिन है, जो भी जिस समाज की महिला है, हमें विश्वास है, क्योंकि मोदी जी वो शख्सियत है कि जहाँ भी उनको कमी दिखाई पड़ती है उसको पूरा करते हैं। इंडिया गठबंधन में एक मिनट, महिला बिल के लिए जिस तरह से पार्लियामेंट में पास तो होना ही था, लेकिन अब उनको लगा कि ये तो पास कर लेगी मोदी सरकार, तो वो ही दे देना मजबूरी में किया, नहीं तो करते नहीं। तो मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। वो भी ओबीसी कमीशन की गठन की कब से चर्चा चल रही थी, वो भी मोदी जी ने गठन किया। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो मैं तो इतना मानती हूँ, मोदी जी पर मुझे विश्वास है, जो समाज पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा उसको जरूर आगे उठाने के लिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर जो कोई विपक्ष अगर आवाज उठाता, विरोध करता है, उसे जेल भेजती, चाहे पत्रकार हो चाहे संजय सिंह। मैं उस पर जवाब बाद में दूंगी। ये बताइए, उनके 2 मंत्री जेल में, जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं सरकारी संसाधन नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, सरकारी बंगला नहीं लूँगा, और वो बंगला में पर्दों में कितने करोड़ खर्च किए? 50 करोड़ के ऊपर, 40-45 इतने पैसा खर्च कर सके, ये कहाँ से आया? पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, कहाँ से पैसा आया? ये घोटाले हुए हैं। और एक बात बता दें, जो ज्यादा चोरी करता है वही ज्यादा अपनी सफाई देता है। मैं इतने अनुरोध करना चाहती हूँ, चाहे वो सपा हो चाहे कोई पार्टी हो, ये रोना बंद करे। ओबीसी हो चाहे महिलाओं का, ओबीसी के नाम से सफाई पूरा राज्य करता रहा है
और यादव समाज भी अन्य जगहों का वो भी सम्मान जो मिलना चाहिए नहीं मिलता रहा है, उनको परिवार ही दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को तो कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि संवैधानिक पदों में लेकर के प्रधान से सरपंच से मुख्यमंत्री तक, सांसद से लेकर के यही आपकी मैनपुरी है। यदि परिवारवाद नहीं था तो किसी और यादव की पत्नी को लड़ा देते सांसदी में, पत्नी को ही क्यों लड़ाना पड़ा? यदि परिवार से नहीं उठे हैं तो उनके निगाह में कोई और परिवार नहीं है, न कोई जाति है, उनको परिवार अपना दिखाई पड़ता है। और परिवारवादियों से हम ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते। अखिलेश यादव 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे और यूपी से बाहर चले जाएंगे। यही नारा 22 में दिया था, यही नारा 19 में दिया था। मायावती और समाजवादी दोनों मिलके लड़े थे। और अब भी देख ले, क्योंकि इनका गठबंधन ठगबंधनों का, मायावती और समाजवादी दोनों मिलके लड़े थे। और अब भी देख ले, क्योंकि इनका गठबंधन ठगबंधनों का हुआ है और मोदी जी का गठबंधन गरीब जनता और आम जनता से। तो जिसका गठबंधन जनता के साथ होता है वही सरकार बनाता है। थैंक यू।